सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकारी और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ हैं खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज से हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत इंफॉर्मेटिव। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द हिंदू हेरिटेज कनेक्शन ऑफ इंडोनेशिया, न्यू कैपिटल नुसंतरा। वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने सुना होगा कि इंडोनेशिया ने अप्रूव कर दिया है एक नया नाम अपनी नई कैपिटल के लिए। जी हाँ, इंडोनेशिया की कैपिटल बहुत ही जल्द जकार्ता नहीं रहेगी। इंडोनेशिया बनाने वाला है एक नई कैपिटल और इस नई कैपिटल का नाम होगा नुसांद्रा। अब जब ये नाम चुना गया ना, मैं आपको ये बता दूं, इसका एक बहुत ही डीप रिलेशन है इंडोनेशिया की हिंदू हेरिटेज से और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम में इंडोनेशिया ने ये नाम चुना है अपने नए कैपिटल के लिए। और इसलिए आपने देखा होगा, ऐसे आर्टिकल्स भी काफ़ी पब्लिश हुए हैं कि इंडोनेशियाज न्यू कैपिटल इज ए थ्रोबैक टू द नेशंस हिंदू हेरिटेज। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडोनेशिया पहली बात तो अपनी राजधानी चेंज क्यों कर रहा है और जो इनकी नई राजधानी का नाम है इसका क्या रिलेशन है विद इंडोनेशियाज हिंदू हेरिटेज। नाउ सबसे पहली बात तो मैप पे देख लो कि इंडोनेशिया आपको कहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक आर्किपेलगो है, बहुत से आइलैंड्स का अपने आप में ये ग्रुप है, मगर आबादी के हिसाब से आप अगर देखो, इकोनॉमी के हिसाब से इंडोनेशिया इज ए पावर हाउस। आबादी है इंडोनेशिया की ए मैसिव 27.35 करोड़। और आज के समय सिंस इंडोनेशिया प्रेडोमिनेटली एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो बाय डिफॉल्ट इंडोनेशिया बन जाता है दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड इस्लामिक कंट्री। करेंसी बाय द वे ये लोग यूज़ करते हैं रुपया, और कैपिटल अभी के लिए इनकी है जकार्ता, जो यहाँ पर आपको मिलेगी। नाउ इंडोनेशिया की जो हिस्ट्री है आप अगर देखो तो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। बताया जाता है कि 2000 BC में, आज से हज़ारों साल पहले, ताइवान से और जो यहाँ पर पोलिनेशियन कंट्रीज़ है, यहाँ से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र आराम से तय कर कर के लोग पहुँचे इंडोनेशिया में। और धीरे धीरे जो ये टापू है यहाँ पर आबादी धीरे धीरे बढ़ती गई और ज़्यादातर जो आबादी है वो यहाँ पर रुकी जावा सी के करीब। जो ये जावा आइलैंड यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी आबादी गई क्योंकि बहुत ही फर्टाइल लैंड था, चावल ग्रो करना यहाँ पर काफ़ी ईजी था। और फिर इवेंचुअली क्या होता है कि 500 BC से लेकर 1 BC के अराउंड इंडिया से बहुत सारा इन्फ्लुएंस पहुँचता है इंडोनेशिया में। प्राइमरली ट्रेड के जरिए हिंदुइज्म धीरे धीरे फैलता है इंडोनेशिया में। उसके अलावा जो चोला डायनेस्टी थी, उन्होंने 1025 AD के आसपास जब इंडोनेशिया का बहुत सारा एरिया अपने अंडर कर लिया था, तब उस वक्त जो चोला डायनेस्टी थी इंडिया की, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड किए थे इन इंडोनेशिया। तो हिंदुइज्म यहाँ पर काफ़ी हद तक फैल चुका था और इस्लाम एक्चुअली आप अगर देखो तो इंडोनेशिया में फैला था अराउंड 16th to 17th सेंचुरी में। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जिस टाइम उज्बेकिस्तान से बाबर इंडिया में इन्वेड कर रहा था 1525 के आसपास, सेम टाइम में धीरे धीरे जो अरब ट्रेडर्स यहाँ पर पहुँच रहे थे, इन्होंने ट्रेड कर करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर काफ़ी हद तक इस्लाम यहाँ पर फैला दिया। और इवेंचुअली क्या हुआ कि इस्लाम पूरे इंडोनेशिया में फैल गया। इसका बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि इंडिया से कभी कोई मिशनरी वगैरह कभी आए नहीं। खैर, इंडोनेशिया एक बहुत ही यूनिक कंट्री है क्योंकि आप अगर एक एग्जांपल देखो पाकिस्तान का, कि पुराने टेम्पल सब तोड़ दिए, थोड़े बहुत बचे हैं तो बहुत ज़रा ख़राब हालत है, माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार हो रहे हैं। सेम केस आप अगर बांग्लादेश का देखो, वहाँ पे आपको मिलेगा, इवन अफगानिस्तान का। इंडोनेशिया एक यूनिक एग्जांपल है क्योंकि इन्होंने अपना जो इतिहास है, अपनी जो पुरानी पहचान है, वो कभी छोड़ी नहीं, उल्टा हमेशा उस पर प्राइड फील करी कि ये हमारी हिस्ट्री है, दुनिया को हम ये भी दिखाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंडोनेशिया का जो नेशनल एम्बलम आपको मिलेगा ना, ये है गरुड़। गरुड़ आपको पता होगा विष्णु जी की सवारी है। उसके अलावा जिस तरीके से इंडिया में थी टाटा एयरलाइंस सरकारी एयरलाइंस, वैसे ही जो इंडोनेशिया की सरकारी एयरलाइंस है, इसका नाम है गरुड़ एयरलाइंस। उसके अलावा आप अगर देखो तो जो करेंसी आपको मिलेगी इंडोनेशिया की, उसमें जो 20,000 का जो नोट आपको मिलेगा, 20,000 रुपये का नोट, इस नोट पे आपको दिखेंगे गणेश जी। इस तरीके से इन्होंने रिस्पेक्ट दी है अपने अतीत को, अपनी हिस्ट्री को। और इवन तो काफ़ी बार पाकिस्तान समेत कई और कंट्रीज़ ने कहा है कि आप ये सिंबल्स क्यों डालते हो हर जगह अपनी कंट्री में, तो इंडोनेशिया के जो रूलर्स हैं वो उसके जवाब में कहते हैं कि इस आइडेंटिटी को हम कभी छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि इंडोनेशिया की इस सोच के पीछे सुकार्नो और इनकी फैमिली का भी बहुत ही बड़ा रोल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये फोटो है सुकार्नो की,
जिस तरीके से इंडिया में महात्मा गांधी जी को हम कहते हैं द फादर ऑफ द नेशन, वैसे ही इंडोनेशिया के फादर ऑफ नेशन है सुकार्नो। जब इंडोनेशिया ने इंडिपेंडेंस की जंग लड़ी तो सुकार्नो ने लीड किया था इंडोनेशिया को। एक्चुअली आप कह लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, गांधी जी सबका कॉम्बिनेशन है इंडोनेशिया के लिए सुकार्नो। और इनका जो नाम देख रहे हो यहाँ पे आप सुकार्नो, ये भी लिया गया है महाभारत से। इनके जो फादर थे वो महाभारत को काफ़ी स्टडी कर चुके थे, तो इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा सूर्यपुत्र कर्ण के नाम पे। मगर सिंस आपको पता होगा महाभारत में कर्ण लड़े थे रॉन्ग साइड की तरफ से, तो उन्होंने अपने बेटे के नाम के आगे लगा दिया सुकार्नो कि ये अच्छी साइड से लड़ने वाला कर्ण है। और अगर आपको शक हो रहा हो इस थ्योरी में कि पता नहीं ये कर्ण से ही लिया गया नाम है या फिर कोई कोइंसिडेंस है, तो मैं आपको ये बता दूं, सुकार्नो की जब बेटी हुई जो अपने आप में बाद में इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट बनी, इंडोनेशिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, तो इनका नाम भी जान लीजिए। इनका नाम था मेघावती सुकार्नो पुत्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में आप गूगल भी करिएगा। सुकार्नो पुत्री, द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम 2001 टू 2004। और ऐसा नहीं है कि ये लोग बस इंडोनेशिया में सिर्फ सिंबल्स या जो गॉड्स, डेमी गॉड्स, देवता है, सिर्फ उन्हीं के नाम पर ये रखते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का नाम, कंपनीज का नाम, या फिर इवन जो अपने लीडर्स का नाम है वो भी। आप अगर देखो इंडोनेशिया की हिस्ट्री में, देखो हर कंट्री में एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल फिगर होती है, एक रूलर होता है जिसको वो कंट्री बहुत प्यार करती है। इंडिया में आप कह सकते हैं, इंडिया में तो खैर बहुत सी फिगर्स हैं, मगर जो कुछ प्रोमिनेंट नाम है उनके बारे में सुनकर हर इंडियन प्राउड फील करता है। फॉर एग्जांपल पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इस तरीके से इंडोनेशिया में जो इनके सबसे फेमस रूलर रह चुके हैं उनका नाम है गजा मादा। गजा मादा आप कह लीजिए इंडोनेशिया के प्राचीन टाइम से लेकर आज तक एक नेशनल हीरो है। गजा मादा प्राइम मिनिस्टर थे आखिरी हिंदू एम्पायर के ऑफ इंडोनेशिया। इस एम्पायर का नाम था मजापीट एम्पायर। इस एम्पायर की रेन थी फ्रॉम 1293 AD टू 1527 AD। इसी एम्पायर के दौरान बताया जाता है कि इंडोनेशिया ने अपनी मैक्सिमम टेरिटरी कब्जा ली थी। इंडोनेशिया का साइज बहुत बड़ा था इस एम्पायर के अंडर, और इसका रीज़न था गजा मादा। आज भी आप किसी भी इंडोनेशियन से बात करोगे गजा मादा के बारे में, इमीडिएटली आपको बता देगा कि हाँ बिल्कुल, इंडोनेशिया के ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में, हर बिल्डिंग के आसपास इनके स्टैचूज आपको मिलेंगे। इंडोनेशिया की जो हिस्ट्री बुक्स हैं वहाँ पे आपको इनका मेंशन मिलेगा। और गजा मादा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़े बिलीवर थे रामायण महाभारत के। इन्होंने अपने टाइम में इंश्योर किया कि पब्लिक में रामायण महाभारत का ज्ञान प्रॉपरली पहुँचे। इसलिए आज के समय भी आप देखते हैं कि इंडोनेशिया की जो रामलीला है, जिस तरीके से महाभारत के सीन्स को ये लोग इनैक्ट करते हैं, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यूनिक है। तो इस सब का रीज़न है गजा मादा। और जो इनका नाम है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। गजा आपको पता होगा इसका मतलब है एलिफेंट, और गजा वाहन था इंद्र देवता का। और मादा जो ये वर्ड है ये जापानीज लैंग्वेज में एक वर्ड है, इसका मतलब होता है ड्रंक। अब आप इमेजिन करो एक हाथी ड्रंक, और एक ड्रंक एलिफेंट इतना वायलेंट हो सकता है, इतना ताकतवर हो सकता है कि एक बार को उसके सामने कितनी भी बड़ी ऑब्स्टेकल हो उसको तोड़ के वो आगे निकल जाएगा। तो गजा मादा भी ऐसे ही थे। बताया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे ये अपने टाइम में, और इन्होंने अपने टेन्योर में ली थी एक शपथ। इनकी जो शपथ है आज भी हर इंडोनेशियन को पता है। इसका नाम है सुम्पा पलापा। इस कसम के अंडर गजा मादा ने ये कहा था कि जब तक पूरा नुसांद्र मैं माजापीठ के अंडर नहीं लेके आता, मैं ज़िंदगी की किसी भी एंजॉयमेंट में इंडल्ज नहीं करूँगा। और फिर कई सालों के बाद इवेंचुअली ये पूरे नुसांद्र को लेके आए थे इंडोनेशियन एम्पायर के अंडर। अब यहाँ पर आप कहोगे नुसांद्र का क्या मतलब है? देखो, नुसांद्रा का मतलब है कि ना सिर्फ इंडोनेशिया, जबकि इंडोनेशिया के जो आसपास का रीजन है जहाँ पर थाईलैंड, सिंगापुर की कुछ टेरिटरी, वेरियस और जो कंट्रीज़ की टेरिटरी है वो सब आ जाती है, इसको कहा जाता है नुसांद्र। नुसांद्र आप अगर देखो इसका मतलब जापानीज लैंग्वेज में होता है आर्कीपेलगो, मतलब के आइलैंड्स का ग्रुप। तो आप कह लीजिए नुसांद्र जो ये शब्द है ना, इंडोनेशियंस के माइंड में जब ये लोग सुनते हैं ये वर्ड, उनके माइंड में आता है इंडोनेशिया की पीक, इनकी गोल्डन एरा, जब इनके पास बहुत सारा लैंड था, इनकी जो सिविलाइजेशन थी फ्लरिश कर रही थी। तो बहुत सोच समझकर इन्होंने फिर से जो ये वर्ड है इसको बहुत ही खूबसूरती से यूज़ किया है, और ये डिसाइड किया है कि जो इनकी अब नई कैपिटल होगी उसका नाम रखेंगे ये नुसांद्र। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर ये लोग अपनी कैपिटल चेंज कर क्यों रहे हैं? देखो, जकार्ता जिस आइलैंड में है उस आइलैंड का जो ये वाला पार्ट है ये काफ़ी हद तक डूब रहा है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर ये लोग अब जो बोर्नियो आइलैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बोर्नियो आइलैंड, ये एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है बाय साइज। यहाँ पर जो इंडोनेशिया का पार्ट है वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं अपना टापू। इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे ओवर हेयर यहाँ पर बनाया जाएगा नुसांद्र। और जो ये मूविंग का प्रोसेस है ये आसान नहीं होगा। टोटल इंडोनेशिया को यहाँ पर खर्चने होंगे अराउंड 34 बिलियन $। अब बहुत सी नई बिल्डिंग्स बनेंगी, नई सड़कें बनेंगी, जो सरकारी मिनिस्ट्रीज हैं उनके लिए नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, बहुत खर्चा होगा।
बट इंडोनेशिया 34 लॉन्ग टर्म के बिलियन बारे में सोच रहा है और इसलिए ये डॉलर। बिल्ड कर रहे हैं एक नया कैपिटल। और इंडोनेशिया अकेला देश नहीं है जो नया पाकिस्तान ने कैपिटल भी बिल्ड किया कर रहा है। इससे पहले आप अगर देखो तो म्यांमार भी अपना जो कैपिटल है ये शिफ्ट कर चुका है। उसके अलावा ब्राज़ील ने भी 1960 में अपना कैपिटल चेंज किया था। पहले इनका कैपिटल था रियो डे जेनेरियो, बाद में उन्होंने अपना कैपिटल चेंज कर लिया टू ब्राज़ीलिया। उसके अलावा नाइजीरिया ने भी अपना कैपिटल चेंज किया है। एक टाइम में इनका कैपिटल था लागोस, अबुजा। बाद में उन्होंने 1991 में अपना कैपिटल चेंज किया था। इवन कजाकिस्तान आप अगर देखो मोस्ट रिसेंट एग्जांपल है, कजाकिस्तान ने भी जो अपना कैपिटल है ये चेंज किया था फ्रॉम ऑलमेटी टू नूर सुल्तान। तो इंडोनेशिया का जो ये डिसीजन है इससे ये पता लगता है कि सुकार्नो की जो सोच थी, उनकी जो बेटी की सोच थी, वो सही। आज भी जिंदा है। इंडोनेशिया हमेशा अपने अतीत को बिल्कुल जिंदा लेकर रखेगा प्राउड उसे। फील करेगा और हर जगह उसको ये रिप्रेजेंट भी करेंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की कर सकते हैं तैयारी विद अ सिंगल परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पे और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे 24 महीने, 36 महीने या फिर इवन 18 महीने का कोर्स। अगर आपके पास टाइम है 2-3 साल तक प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, 24 मंथ कोर्स इज बेस्ट फॉर यू। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। अच्छा, मैं क्या कहते हैं अपना इतना बड़ा इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया और उसकी काफ़ी पुरानी एक हिस्ट्री, उसकी अपनी एक हाँ, अच्छा मुझे नहीं पता था। लेकिन इतना ये ज़्यादा हमें नहीं आबादी पता। के हवाले से इतना मतलब है कि सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री समझो, पाकिस्तान से भी ज़्यादा आबादी उनकी। 27 करोड़। हाँ, लेकिन ये मुझे हमें नहीं पता था कि इंडोनेशिया में अपनी हिस्ट्री को लेके, अपने इतिहास को लेके हकीकत पसंद है। अच्छा, उनके रुपया जो है, हमारे यहाँ रुपीज़ है, उनका रुपया है, तो रुपया के ऊपर उन्होंने अभी भी गणेश जी की, बड़ी बात है। ठीक है, और इसके साथ साथ और भी 2-3 हैं जिसकी वजह से उनसे सवाल भी किया गया कि आप इस तरीके से के सिंबल्स क्यों बनाते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम अपनी हिस्ट्री को हमेशा याद रखना चाहते हैं, ठीक है। और जो अपने कैपिटल का, नया कैपिटल है, उसका जो नाम है नुसंतरा, वो भी अपनी हिस्ट्री को देख के कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज इंडोनेशिया तरक्की भी कर रहा है। अच्छा, कोई भी कंट्री हो, मैंने हमेशा ये सुना है, हमेशा ये देखा है, जिन्होंने अपना इतिहास याद रखा वो कामयाब हुआ है। तो वो हमेशा ही कामयाब होते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं अपना कैपिटल जो है पाकिस्तान ने भी चेंज किया है। बहुत पहले जब पाकिस्तान बना था तो उस टाइम पर कराची के बाद इस्लामाबाद बनाया। इस्लामाबाद एक अलग ही सिटी बनाया गया स्पेशली, जिस तरह अच्छा, ये था नहीं पहले प्रॉपर एक सिटी बनाया गया, जैसे ये बना रहे हैं। हाँ, जैसे सोसाइटियाँ नहीं बनती, इस तरह से प्रॉपर इस्लामाबाद सिटी बनाया गया सिर्फ इस मकसद के लिए कि एक कैपिटल बनाना है इसको हमने। अच्छा, इंडोनेशिया की हिस्ट्री भी बहुत ही मतलब है कि स्ट्रॉन्ग है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि बहुत सारे हिंदूज ही यहाँ पर आए थे, ठीक है, आए थे। और वो जैसे कि उनके वो लीडर हैं जिन्होंने आज़ादी में बहुत बड़ा रोल प्ले करा, जैसे कि वहाँ पे इंडिया में बोलते हैं गांधी जी हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कायदे आज़म हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इंडोनेशिया को जो आज़ादी दिलवाई है एक तरीके से, तो वो सुकर्णा या सुकर्णा, तो जिससे वो कह रहे थे कि ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, ये करण जो थे तो उन्होंने रॉन्ग साइड से लड़ा था, तो सू लगाया गया उनके नाम के साथ कि राइट साइड से हैं, तो सुकर्णा उनका नाम हुआ। तो फिर बहुत सारे लोग कहने को कह सकते हैं कि भाई ये इत्तेफाक भी हो सकता है, क्या पता उनका नाम हो और वो ही रिलेट करता हो, ज़रूरी तो नहीं है। तो उन्होंने एज अ प्रूफ ये भी बताया कि उनकी जो बेटी का नाम था तो वो भी इंस्पायर्ड है, और दूसरी बात ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी और पुत्री ऑफ सुकर्णा। तो अब तो कोई डाउट रह ही नहीं जाता। ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें इंडिया की तरफ से पूरी दुनिया में माइग्रेशन के बारे में हमें बताया गया था कि ज़्यादातर लोग गए थे। तो आज भी मतलब जैसे मुस्लिम कंट्री शवाहिद मिलते रहते हैं, जैसे मुस्लिम कंट्री होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि मुस्लिम वाले नाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडोनेशिया में वो वाले नाम है, हिंदू वाले नाम है। उनकी बेटी का नाम भी हिंदू टाइप ही था। वो होता है माइग्रेशन या वो होता है असर। अच्छा, एक तो होता है असर और दूसरा ये होता है कि कितना असर,
और कि उससे आप मानना उसके भी। उसके मतलब आपके ऊपर अगर किसी चीज़ का असर हुआ है तो किस हद तक हुआ है। तो मैं ये देख रही हूँ कि नस्लें चलती गई हैं उसी चीज़ को लेके कि वो फिर उनकी बेटी, उनके बाप ने उनका नाम रखा था ये सुकर्णा, फिर उन्होंने अपनी बेटी का रखा, फिर आगे भी उनके जाहिर सी बात है चलते गए होंगे पूरा एक सिलसिला, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। ये तो चलें ठीक है, लीडर थे उनके तो आगे। अच्छा, एक और लीडर के बारे में उन्होंने बताया जो बहुत ही ज़्यादा पहले जिस तरह से जैसे यहाँ पे छत्रपति महाराज वगैरह थे, तो वहाँ पे वही कह रहे हैं कि ऐसे वो लीडर थे। अच्छा, उनकी तो जो गजा मादा थे यानी कि तो उनका जो दौर था वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गोल्डन ईरा रहा, तो इसीलिए इस नाम को रखा जा रहा है उसी याद में। अच्छा, हर चीज़ को याद रखा है इन्होंने, हर चीज़ को, चाहे वो इनसे इनके मजहब से रिलेटेड हो ना हो, लेकिन इनका इतिहास तो है वो जिंदा है। अच्छा, जो इंसान की हिस्ट्री है ना, आप उसको क्या कर सकते हो, मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकते, जो है नहीं मिटा तो सकते, वो है, वो है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, जो है तो वो है, वो है। आप अगर उससे कितना भी नेगलेक्ट करते हैं, आप कितना भी उसको मिटाने की कोशिश करते हैं या कुछ और इसमें। अच्छा, हम कह सकते हैं हिस्ट्री इज जस्ट लाइक अ स्टैम्प जो आप पे लग गई है। बिल्कुल। अब आप उसको जितना भी चाहो कि वो हट जाए, रिमूव हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि वो हो सकती। जैसे हम जुड़े हैं तो हम जुड़े हैं, अब वो नस्लों से हम जुड़े हुए हैं, हम नहीं चाह सकते कि हम अलग हो जाए, हम अपना पल्लू झटकें और बोले बस जी हम तो अलग आप तो अलग। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी ये कि बड़ी खुशी होती है, बिल्कुल। एक तो रिएक्शन देते हैं, दूसरा हमें इस रिएक्शन के बदले में हमें इस रिएक्शन देने में कितनी नॉलेज मिलती है, मैं आपको बता नहीं सकता। हमें कितनी मतलब नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, बिल्कुल, हिस्ट्री के हवाले से बिल्कुल, मालूमात बिल्कुल। मिलती है। अच्छा, हमने आज ना, मैं आपको बताती हूँ, अपना मवाजना कैसे करती रहती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रिएक्शन देने के एवज मुझे बहुत कुछ मिल रहा है जो प्राइसलेस है। तो वो प्रशांत धवन जी ने जब क्वेश्चन पूछा कि यूएनओ में कौन सा कंट्री है, तो अफगानिस्तान, मैंने जवाब दे दिया था। अच्छा, पता है मैं काफ़ी देर तक सोचती रही, फिर मैंने बोला एक बात बताएं, हम तो करंट अफेयर्स पे रिएक्शन देते हैं, अगर कुछ और कोई और कंट्री के साथ कुछ होता तो प्रशांत धवन जी की वीडियो में पता चल जाता, तो 100% अफगानिस्तान होगा, अफगानिस्तान में ही जो भी हुआ है मसले मसाइल, और मैंने आंसर दे दिया और यकीनन वही था। हाँ, तो मैं ये MCQs बोलते हैं, तो मैं यही सोच रही हूँ कि मतलब आज कल का जो दौर है, इंसान को हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि हम टाइम टू टाइम हमें नॉलेज मिलती है कि क्या हो रहा है। अब देखिए कैपिटल शिफ्ट हो रहा है, फौरन पता चल गया हमें। इस रिएक्शन की वजह से, हमारे रिएक्शन की वजह से, बिल्कुल, जो इनके स्टूडेंट होंगे उन्हें थोड़ी सी बेहतर नॉलेज मिल रही होगी, और बाकी जब रिएक्शन नहीं देते थे तो वैसे बेहतर मिलती थी, टेंशन ना ले, मैं मस्क्यूली वाली टी-शर्ट नहीं हूँ। एक्स्ट्रा आप एक्स्ट्रा, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। ज़्यादा चीज़ें पर मतलब मैं तो अपने, अगर ये ठीक है इनको नॉलेज थी या जो भी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं तो कम से कम अपने अंदर। अच्छा, पता है मैं हर स्टूडेंट को एक ही बात बोल रही होती है, हम तो गलत PhD पढ़ रहे हैं, हमें तो नहीं पढ़नी चाहिए, ये तो गलत है, ये तो गलत है। वो जब से मैंने वो अभिजीत चावड़ा वाली वीडियो देखी है ना, मैं अरे यार तुम लोग क्या याद कर रही हो, तो गलत है, ये तो मैनिपुलेट हो चुकी है, अब कोई फायदा नहीं, पढ़ लो, इसमें बहुत कुछ गलत है। ये जो हमारे ये मुगलिया दौर ही गलत है पूरा, ऐसा नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं था, ऐसे था। मैं अलग से बता रही होती हूँ उनको बहुत कुछ। मैं कह रहा हूँ कि कहीं वो पेपर में ना लिख दे, फेल ना नहीं, वो याद कर रहे हैं अपनी जगह, जो जाहिर सी बात है 10 ईयर्स में जो MCQs हैं, क्वेश्चन हैं, वो तो करने हैं, वो तो रटाफिकेशन है। वैसे मैं बता रही हूँ कि उनको साइड में बता रही होती हूँ, बाद में मैं खुद सोच रही होती हूँ कि मैंने क्यों बोला, वो बुक से रिलेटेड तो था भी नहीं। पता है कि जो आपको पता हो और अगर आप दूसरे तक ना पहुंचाए तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, गुनाह है। बिल्कुल से कि आपको अगर किसी चीज़ की मालूम है तो आपका फ़र्ज बनता है। अच्छा, और ऐसा भी है कि अगर आपने बुक में आपने कोई चीज़ देख ली है और 100% आप श्योर हो गए उस बारे में कि बुक में गलत है, भले वो बुक है लेकिन उसमें गलत लिखा हुआ है, क्योंकि छेड़छाड़ हुई है हमारी हिस्ट्री के साथ, और हमें पता चल गया कि कहीं से सही पॉइंट क्या है। तो अगर आप आगाही नहीं करते कि अपने स्टूडेंट की या अपने सामने जो भी आपका बच्चा है जिसको आप पढ़ा रहे हो, तो ये भी गलत है। आप साथ साथ में बताओ कि सही पॉइंट ये था, इसमें जो लिखा हुआ है अब तो मजबूरी, अब तो आपने यही याद करना है, लेकिन सही पॉइंट ये था। आप अपने फर्ज के साथ एक तरह से नाइंसाफी करेंगे, बिल्कुल। बनता है कि आपको अगर कहीं से नॉलेज मिल गई है, आपने डिलीवर करनी है, बाकी पेपर की तैयारी अपनी जगह है, वो तो लेकर चलना है। एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी दोस्तों। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।